हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर सोशियो फॉर यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपकी मेंटर आप लोगों के लिए वीडियो मैक्स वेवर जो यूपी पीजीटी सीरीज़ के अंतर्गत आती है, ये वीडियो मैक्स वेवर जो थिंकर यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है और आपके यूपी पीजीटी के थिंकर में से महत्वपूर्ण थिंकर में से है, जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मैक्स वेवर के बारे में आप जानते हैं। मैक्स वेवर वैज्ञानिक पद्धति से हटकर उन्होंने व्याख्यात्मक पद्धति और अंतर्बोध की बात की है, यानी उन्होंने मेरे स्टेहन सूझबूझ की बात करके अपनी अलग एक पहचान बनाई है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। उनके योगदान को आज हम जानते हैं कि उन्होंने कौन कौन से योगदान दिए हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मैक्स वेवर का फुल नेम क्या है। मैक्स वेवर का फुल नेम मैक्सिमिलियन कार्ल एमाइल वेवर है। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें कार्ल मार्क्स और इमाइल दुर्खीम की बात की गई है। नहीं बच्चों, ये उनका ही फुल नेम है, मैक्समिलियन कार्ल इमाइल वेवर। मैक्स वेवर का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु 1920 ईस्वी में हुई थी। किंसले डेविस समाजशास्त्र में जो भी अनुसंधान साहित्य है उसका 3/4 3/4 भाग वेवर के विचारों से प्रभावित है, ऐसा किंसले डेविस ने कहा था। ये ऐसे जो थिंकर होते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आप लोगों को इनके बारे में जानना जरूरी होता है। डेविस आधुनिक समाजशास्त्र का जनक भी इन्हें मानते हैं। आपकी विचारधारा में सर्वत्र एक नवीनता झलकती है। फादर ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशलॉजी के फादर जाने जाते हैं। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के पिता के नाम से भी जाने जाते हैं। जर्मनी के महान विचारक, प्रसिद्ध राजनीतिक अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री मैक्स वेबर का जन्म 12 अप्रैल 1864 जर्मनी के इन इरफुट थ्रीगिया नामक स्थान पर एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता एक अच्छे वकील और प्रतिष्ठित उदारवादी राजनीतिक भी थे। उन्होंने बर्लिन की नगर सरकार में कार्य भी किया था। अब इनकी बुक के बारे में हम जानते हैं। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इन्होंने इसमें प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं को किस तरह से प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाएं हमारे आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं और पूंजी के लिए आवश्यक है, ऐसा उन्होंने कहा है। धर्म का समाजशास्त्र उन्होंने दिया है। द थ्योरी ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन उनकी बुक है। एसेज एंड सोशलॉजी द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज। धर्म का समाजशास्त्र द रिलीजन ऑफ इंडिया। भारत का समाजशास्त्र द रिलीजन ऑफ चाइना, द रिलीजन ऑफ इंडिया, एशियन जुडाइज्म जो 1917 से 19 तक थी। इकोनॉमिक एंड सोसाइटी पार्सन्स ने भी इस बुक को दिया है। सोशलॉजी एंड रिलीजन धर्म का समाजशास्त्र द सिटी 1922 में उन्होंने लिखी है। द मैथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज 1949 में। देखिए, द सिटी जो बुक है वो केवल मैक्स वेबर की भी नहीं है। द सिटी बुक मैक्स वेबर के अलावा एक और शख्स हैं, एक और विद्वान हैं जिन्होंने लिखा था, आपको पता होना चाहिए। द सिटी रॉबर्ट ई पार्क की भी है। ठीक है, रॉबर्ट ई पार्क। रॉबर्ट ई पार्क ने भी लिखी है, लेकिन उनकी बुक 1925 की लिखी हुई है। उन्होंने 1925 में लिखी है। अब आइए देखते हैं द मैथोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज उनकी बुक है। मैक्स वेबर की द मैथोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, द साइंस ऑफ वोकेशन, द पॉलिटिक्स ऑफ वोकेशन, ये उनकी बुक्स हैं। वेबर वैल्यू तटस्थ रहे हैं, मूल्य तटस्थ रहे हैं, वैल्यू न्यूट्रल रहे हैं, मूल्य रहित समाजशास्त्र की अवधारणा दी। आइए देखते हैं, वेबर ने मूल तटस्थ रहे हैं। वेबर कहते हैं कि मूल जो है तटस्थ रहे हैं। वैल्यू न्यूट्रल की बात की है। मूल्य रहित समाजशास्त्र की अवधारणा दी थी वेबर ने। उनकी बुक क्या है? द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। उनने आचार एवं पूंजीवाद की भी बात की है। हिंदू सोशल सिस्टम, द रिलीजन ऑफ चाइना, द सिटी, एशियन जुडाइज्म और द थ्योरी ऑफ द सोशल इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन, द मैथोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज की बात उन्होंने की है। अब आगे देखते हैं उनकी अवधारणाएं। उन्होंने कौन कौन सी अवधारणाएं दी है? उनकी अवधारणा है,
उनकी अवधारणा क्या है? आदर्श प्रारूप। आदर्श प्रारूप ये अवधारणा उनकी है। आइडियल टाइप का अर्थ क्या होता है? आदर्श प्रारूप का अवधारणा एक धारणा है, उपकल्पना है, वस्तुनिष्ठ घटनाओं का एक मॉडल चित्र है। यानी जब कभी उदाहरण आदर्श प्रारूप किसे कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए हम आपको बता दिया गया कि आप मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको बताया गया कि कल आपको या संडे में आपको पिकनिक जाना है। तो सभी बच्चों के मन में एक उल्लास जगता है। अब उस पिकनिक के बारे में वो सर्च करने लगते हैं घर पर आके यूट्यूब पे कि हाँ वो पिकनिक जाएंगे तो किस जगह जाएंगे, फिर वहाँ क्या क्या होगा, झूले होंगे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अपनी सहेली को ले जाएंगे, नाश्ते में ये ले जाएंगे, फास्ट फूड ले जाएंगे। तो अनेक तरह के आइडियाज़ हम लोग के दिमाग में जो पहले से एक प्रारूप तैयार होता है, जिसे कहते हैं उपकल्पना, जो हम पहले से उपकल्पना कहते हैं, इसे ही आइडियल टाइप के रूप में, आदर्श प्रारूप के रूप में उन्होंने दिया है। किसने दिया है? मैक्स वेबर ने। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़के वाले आने वाले होते हैं, ये लड़की वाले आने वाले होते हैं देखने के लिए, तो माइंड में इतना सेट होता है कि हमको ये क्वेश्चन करना है, फिर वो लोग ये जवाब देंगे, या फिर हमको ये क्वेश्चन करना है, ऐसे बताना है, ऐसे बताना है। तो अनेक तरह के हम लोग के मन में जो आइडियाज़ आने लगते हैं। और एग्जाम्पल मैं देने चाहूँगी, जैसे कि मान लीजिए अभी दीपावली हो चुकी है, तो दीपावली से पहले दीपावली को हम कैसे मनाएंगे, अपने दोस्तों से, फ्रेंड से कैसे शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के घर जाएंगे, पटाखे छुड़ाएंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, मम्मी मिठाई बनाएंगी। इस तरह की अनेक अवधारणाएं हमारे मन में आती रहती हैं। तो यही है आदर्श प्रारूप। ठीक है, तो आगे आप देखें इसमें वेबर ने सामाजिक क्रिया की भी अवधारणा दी है, जिसमें गतिविधि प्लस कार्य, तार्किक क्रिया। उन्होंने क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 आप जानते हैं परंपरागत क्रिया। परंपरागत क्रिया उन्होंने बताई है। परंपरागत क्रिया बताई, परंपरागत क्रिया, तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया। ठीक है, वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण के 3 प्रारूप बताए। वर्ग, परिस्थिति और शक्ति की बात उन्होंने की है। वर्ग का तात्पर्य आर्थिक से है, परिस्थिति का तात्पर्य सामाजिक से है और शक्ति का तात्पर्य राजनीति से है। ठीक, उन्होंने धर्म का समाजशास्त्र भी दिया, जैसे हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई धर्म, यहूदी, चीनी, कन्फ्यूशियस धर्म की बात, यानी 6 धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया। 6 धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया। वेरेस्टेन समाजशास्त्री, सूझबूझ, गहरी सोच। उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी यहाँ पर कि जैसे एक कोई रिक्शा वाला है, एक रिक्शा वाला बहुत गरीब रहता है, जो रिक्शा चलाता रहता है, बहुत बूढ़ा बुजुर्ग हो चुका है। एक दिन अचानक मुझे दिखता है कि वो रो रहा है। मैं रोज़ उसे देखती थी, लेकिन आज उसे मैं देख रही हूँ कि वो रो रहा है। तो मैं दूर से ये कल्पना कर रही हूँ कि अवश्य इसको कोई दुख होगा, कष्ट होगा, बीमारी होगी, तकलीफ होगी, तभी वो इतनी तेज़ से रो रहा है, या उसे उसके परिवार में कुछ घटना घटित हो गई होगी। मैं ये सोचती रही, लेकिन जब बाद में पास में जाकर मैंने उससे पूछा कि बताओ आपको क्या कष्ट है, आप चाचा क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने बताया, नहीं भाई, मैं इसलिए रो रहा हूँ। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरा बेटा जो आईएएस ऑफिसर बन गया है, अब वो आईएएस का एग्ज़ाम पास कर चुका है, उसका नाम भी आ गया है, वो आईएएस ऑफिसर बन गया है। तो मैंने कहा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं एक रिक्शा चालक हूँ और मैं इस कैटेगरी का बनूं, मेरी ये क्षमता भी नहीं थी, लेकिन भगवान ने मुझे इस कैटेगरी का बना दिया, यानी मेरा इस लेवल इतना हाई हो गया। ये सोचकर मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं और मैं इस आंसू को, खुशी के आंसू को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये है सूझबूझ। तो किस तरह से समझदारी से आप देखें कि किस तरह से इसे के कहते हैं समझदारी या सूझबूझ। अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर और एग्जाम्पल देना चाहूँगी मैं, ये एग्ज़ाम्पल आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा होगा तो मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। मान लीजिए आपको आपके पापा या मम्मी ने 100 रुपये दिए, आपसे कहा कि बेटा तुम खर्च करना। अब आपके माइंड में ये आ रहा है कि मैं इस पे खर्च करूँगा, उस पे खर्च करूँगा, कपड़े ले लूँगा, ये सेट ले लूँगा, या ये पेन खरीद लूँगा। लेकिन बाद में अंत में आप ये सोचते हैं कि नहीं, अभी सब कुछ मेरे पास है, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस पैसे को अपने पास सेव रख लेती हूँ, जब कभी आवश्यकता पड़ेगी तब मैं इस पैसे को खर्च करूँगी। तो इस तरह से क्या होता है कि हम
उस पैसे को सेव करके अपनी समझदारी से उस पैसे को खर्च नहीं करते हैं और आवश्यकता पड़ने पे उसको खर्च करने के लिए हम रख देते हैं। तो ये हमारी सूझबूझ होती है, ना कि किसी पैसे को या किसी चीज़ को व्यर्थ में गंवाना। तो ये हमारी वेरिस्टेहन है। आप कभी कहानी पढ़े होंगे, कौन सी कहानी? आप कहानी पढ़े होंगे, कभी भी 8 क्लास में आप एक कहानी पढ़े होंगे, लक्की मल और करोरी मल का। किस तरह से लक्की मल और करोरी मल एक महान कंजूस थे जो अपने पैसों को खर्च नहीं करना चाहते थे। लक्की मल जो कंजूस था वो करोरी मल उससे भी ज़्यादा कंजूस था, जो महान कंजूस के रूप में जाना जाता था। वो उसके पास गया और उससे पूछने लगा कि हमको आप कंजूसी के गट्स सिखाइए, गुण सिखाइए। तो वो उनसे उसके घर रहा 1-2 दिन, और रहने के बाद उसे पता चला कि वाकई में ये मुझसे भी ज़्यादा कंजूस है। वो उनको एक जगह मार्केट में ले गए और पूरी दुनिया के सारे सामान, सारी चीज़ें दिखा दिए और बोले कि नहीं भाई, जैसे कि हम मक्खन खाते हैं तो मक्खन खाने से हमको ये नुकसान होगा, दूध पीते हैं तो उससे ये नुकसान होगा। इस तरह से अनेक नुकसान उन्हें बताया। उन्होंने अंत में लक्की मल को बनारस के घाट पे ले गए, और बनारस के रहने वाले थे, बनारस के घाट पे ले गए और उन्होंने कहा नहीं भाई, सबसे उत्तम तो हमारा गंगा जल है। अब हम इसे ही पीकर संतुष्ट होते हैं, क्योंकि गंगा जल से उत्तम कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट होती है। तो ये उनका वेरिस्टेन था, करोरी मल का। तो लक्की मल और करोरी मल की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किस तरह से हम वेरिस्टेन का अपने जीवन में उतार सकते हैं। वेरिस्टेन की जो अवधारणा, कॉन्सेप्ट है, कैसे हम उतार सकते हैं। इसी तरह से आप देखें, आदर्श प्रारूप इमानुएल कांट की अवधारणा है, जिसको आदर्श प्रारूप के रूप में समाजशास्त्री वेबर ने अपने पास इसे आदर्श प्रारूप के रूप में रखा है। ये समाजशास्त्र के जनक नहीं है, परंतु ये इमैनुअल कांट की अवधारणा दी हुई आदर्श प्रारूप, इसे वेबर ने अपनाया है। वेबर ने इमैनुअल कांट से ली है। जॉर्ज सीमेल इसे ही सामाजिक स्वरूप भी कहते हैं। आप जानते हैं, आदर्श प्रारूप सामाजिक घटना का मॉडल रूप है, जो सच्चरित वर्णन और इसका प्रयोग तुलनात्मक भी है। आदर्श प्रारूप कल्पना है, ये लेविस कोजर ने कहा है। और आदर्श प्रारूप के कई प्रकार होते हैं, जैसे विशिष्ट ऐतिहासिक आदर्श प्रारूप, सामाजिक यथार्थ आदर्श प्रारूप, विशिष्ट ऐतिहासिक आदर्श प्रारूप, सामाजिक यथार्थ आदर्श प्रारूप, विवेकपूर्ण आदर्श प्रारूप और क्रिया आदर्श प्रारूप। ठीक। आदर्श प्रारूप की विशेषताएं क्या हैं? विवेकी ब्लूप्रिंट होते हैं, सत्य भी हैं, असत्य भी हैं, मूल्य रहित भी हैं, बोधगम्यता होती है, नैतिक आदर्श अनुकरणीय होते हैं, समाजशास्त्र मूल्य मुक्त विज्ञान है, ऐसा कहा है वेबर ने। आदर्श प्रारूप प्राकल्पना है, लेविस कोजर ने कहा है। विवेकी ब्लूप्रिंट का अर्थ है क्या है? कार्य कारण संबंध, तार्किक, जैसे बेकारी गरीबी के कार्य कारण का संबंध है, जैसे बेकारी और गरीबी एक दूसरे के कार्य कारण संबंध है। तो कार्य कारण का संबंध बताया है रेमंड एरो ने आदर्श प्रारूप को कार्य कारण संबंध बताया है। सभी अवधारणाओं का जोड़ है, वही आदर्श प्रारूप है, जूलियन फ्रेड ने कहा है। टालकार्ट पर्सन, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, मोहभंग, गढ़ी हुई अवधारणा, सामाजिक संबंध, शहर, दो प्रकार के, प्रोटेशियन और प्लेबियन। देखिए, समाजशास्त्र में मोहभंग, गढ़ी हुई अवधारणा, सामाजिक संबंध की बात मैक्स वेबर करते हैं। उन्होंने दो प्रकार के शहर की बात की है, प्रोटेशियन और प्लेबियन नगर। शक्ति का शून्य योग सिद्धांत उन्होंने दिया है। तर्क संगतता का लौ पिंजरा नौकरशाही को उन्होंने बताया है। परिभाषा, जनजाति जाति महत्व को खो देती है और जाति बन जाती है। जनजाति एक स्थायी समूह है, जाति एक सामाजिक समूह है। अब अगला देखें, मैक्स वेबर जाति को स्थिति समूह माना है, जिसके समूह के सदस्यों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति से पहचाना जा सकता है। जर्मनी समाजशास्त्री, आधुनिक समाजशास्त्री चिंतक के जनक हैं। जर्मन सोशलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना उन्होंने की है। बुजुर्ग मार्क्स के नाम से भी जाने जाते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हैं। रूपवादी प्रतिवादी हैं। अनुसंधान पद्धति, मूल्य मुक्त, मूल्य तटस्थ, मूल्य प्रासंगिकता,
पद्धति व्यक्तिवाद उन्होंने बताया है। पुस्तकीय अर्थव्यवस्था, बहुकारक घटनाएं, बहुलता। ऐतिहासिक आदर्श प्रकार, क्रियादार आदर्श प्रकार, समाजशास्त्रीय आदर्श प्रकार, संरचनात्मक आदर्श प्रकार। स्त्रीकरण का त्रिपक्षीय मॉडल उन्होंने दिया। स्थिति सामाजिक व्यवस्था में स्थिति है, वर्ग आर्थिक अर्थव्यवस्था में है, और दल पार्टी राजनीतिक अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। शक्ति कितने प्रकार की उन्होंने बताई है? पारंपरिक शक्ति, करिश्माई शक्ति, तार्किक और दमनकारी शक्ति। सत्ता उन्होंने कितने प्रकार की बताई? पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और तर्कसंगत सत्ता, कानूनी सत्ता। रेशनैलिटी उन्होंने कितनी प्रकार की बताई? तर्कसंगतता के बारे में बताइए। वास्तविक तर्कसंगतता, मनुष्य अपने समाज के मूल्यों के आधार पर जो लक्ष्य बनाकर साधनों का प्रयोग करता है उसे ही हम वास्तविक तर्कसंगतता कहते हैं। अगला है औपचारिक तर्कसंगतता। लक्ष्य साधन के बीच जिन नियमों के ध्यान में रख कर किया करते हैं उसे औपचारिक तर्कसंगतता कहते हैं। वास्तविक तर्कसंगतता, औपचारिक तर्कसंगतता, व्यवहारिक तर्कसंगतता जो लक्ष्यों पर विचार करता है और व्यवस्थित आधार पर निर्णय लेकर अच्छे साधनों को कार्यवाही का तरीका बताता है। अगला है सैद्धांतिक तर्कसंगतता। सैद्धांतिक मॉडल बनाकर उसको व्यापार के प्रयोग करता है, ये सैद्धांतिक तर्कसंगतता है। अध्ययन क्षेत्र उन्होंने क्या? अर्थव्यवस्था, धर्म, कानून, शहर, कला, संगीत, सत्ता, सामाजिक क्रिया, आदर्श प्रारूप, वेरिस्टेहन, नौकरशाही आदि पर युक्तिकरण उपयोग उन्होंने किया है। तो आपने देखा कि इस तरह से उन्होंने अपनी अपनी अवधारणा प्रस्तुत की है। अगला 1905 में द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में अवधारणा दी है। कैल्विनिज्म की, धर्मनिष्ठता की, मैथोडिज्म की, बप्तिस्ता संप्रदाय की। फिर मूल्य विमुक्त, समाजशास्त्र मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता। विपरीत मूल्य, तटस्थ समाजशास्त्र कहा है एल्विन गार्डनर ने। फिर लिखा है सत्ता म्यान में रखी तलवार है, शक्ति एक नंगी तलवार है। ये मैक्स वेबर के कथन है, ये मैक्स वेबर ने कहा है। एल्विन गार्डनर ने क्या कहा है? कि मूल्य तटस्थ समाजशास्त्र कहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से मूल्य मुक्त की बात उन्होंने की है। अब इस तरह से आप रिवीजन कर लीजिएगा समाजशास्त्र के। मैंने इस कंटेंट में, इस वीडियो में मैक्स वेबर की सारी अवधारणाएं, इसमें मैंने अपने सारे मेहनत और मेरे कंटेंट सभी मैंने अपना महत्वपूर्ण आपको दिया है। आप मेरे इस मेहनत को, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस मेहनत को आप ज़ाया नहीं होने देंगे और मेरी मेहनत को ध्यान में रखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों तक भी भेजेंगे मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, इसका कमेंट भी करेंगे। मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं जो आप लोगों के लिए आप देखें कि इसको ये मेरी बहुत पुरानी मेरा ये नोट्स, आप इसमें देखिए डेट पड़ी होगी, देखिए 2021 का तैयार किया हुआ मेरा ये नोट है। 4/7/2021 में मैंने तैयार किया था, जो आप लोगों के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसको रिवीजन कर लीजिएगा बच्चों, और आपका ये मैक्स वेबर पूरा फुल कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को मैंने ये नोट्स दिया, अपने नोट्स कंप्लीट करवा दी मैंने। ये वीडियो मैक्स वेबर, ये यूपी पीजीटी का सीरीज़ है जो वेरी इम्पॉर्टेंट है बच्चों।